नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। देखिए, बिहार विधानमंडल में आज बजट सत्र का आखिरी दिन चल रहा है और ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी विपक्षी नेताओं की तरफ से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा चुकी है और नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। विपक्ष के तेवर काफी गर्म हैं और ऐसे में सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिलहाल सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। और देखिए, विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, लेकिन सदन के बाहर आज भी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ सरकार पर जोरदार हमला भी किया है। बिल को लेकर के आज सदन के अंदर और बाहर जो है आरजेडी हल्ला बोलेगी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के विधायक मुकेश यादव। इनके हाथ में एक पोस्टर है, वी स्ट्रांगली अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, वी रिजेक्ट वक्फ बिल, हम वक्फ बिल को अस्वीकार करते हैं। मुकेश जी, वक्फ बिल से आखिर आपत्ति क्यों है? क्या ये सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है आप लोगों की? अल्पसंख्यक वोट बैंक के मामला नहीं है। यह वक्फ बोर्ड पहले से एक संस्था थी, जिस संस्था को अलग से इसके लिए चेयरमैन और कई कमेटी बनाकर इसको अलग से रखा गया था। लेकिन नया संशोधन कानून में जो वक्फ बिल के लाया गया है, उस संशोधन में अब इसको धीरे धीरे हमारी जो संपत्ति है, उस संपत्ति को गवर्नमेंट किसी पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। जब हम अपनी जमीन न उसमें दिए हैं, जो निजी लोग हैं, उस गांव के जो जमींदार लोग हैं, वो जमींदार लोग उस कमेटी के तहत से कब्रिस्तान या ईदगाह में जमीन अपनी दी हुई, लेकिन सरकार उसको हथियाना चाहती है। सरकार उस पर अवैध रूप से किसी पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। चलिए, तो ये आधार है जिस आधार पे आरजेडी जो है ये कह रही है कि वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो वक्फ की जमीन को हथियाना चाहती है और एक निजी जो संस्था है या निजी व्यक्ति हैं उनके हाथ में देना चाहती है और इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि केंद्र सरकार आरजेडी के इस प्रोटेस्ट के बाद जो है क्या वक्फ बिल में अमेंडमेंट करती है, संशोधन जो है वो करती है या नहीं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और वक्फ संशोधन बिल पर लगातार सियासत हो रही है, एक एक करके नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी बीच दिलीप जायसवाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी चीज की विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ खूबियां और कुछ खामियां होती हैं। जाहिर सी बात है, उन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए अगर उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश है तो। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आपको सुनवाते हैं। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ न कुछ बुरा होता है। तो वक्फ बोर्ड कानून में भी जो संशोधन की बातचीत चल रही है, अगर कुछ अच्छाई होना है तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ। इसके पहले क्या हम ये सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं क्या कि क्या वक्फ बोर्ड कानून में भी कोई संशोधन होना चाहिए? और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामलों में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के कई पुख्ता सबूत मिले। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ठेकेदार और सरकारी अधिकारी, इंजीनियर्स के यहां भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। पैसे लेकर टेंडर मैनेज करने वालों के यहां सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, इस रेड को लेकर सियासी गलियारे में भी अब चर्चा चरम पर हो रही है और इसी बीच जानकारी ये आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी इस रेड को लेकर बयान दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि सीएम के नाक के नीचे ही भ्रष्टाचार हो रहा है।
बिहार में लगातार भ्रष्टाचार का मामला बढ़ते जा रहा है। अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुका है। यहाँ के अधिकारी जो है लूट खसोट में लगे हुए हैं। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, उनका कोई सुन रहा है? यहाँ के जो मंत्री हैं विभाग के और उनके अधिकारी हैं, सब लोग लूट में लगे हुए हैं। चल चलंती का बेरा है। बीजेपी और जदयू के जितने भी मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। करोड़ों रुपए आज मिलने की सूचना है कि एक तारणी प्रसाद के यहाँ जो है वो तारणी दास जी के यहाँ वो जो है करोड़ों रुपया मिला है और ईडी के अधिकारी जो है 4-4 को मशीन लेके वहां पहुंचा है कि पैसा गिनने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चाचा के नाक के नीचे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। हमारी सरकार में कोई भी हो, अगर गलत काम कोई किया है तो किसी हालत में भी नहीं बचेगा। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। और नहीं तो 2005 के पहले तो भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, अपराध को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। तभी तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजा याफ्ता है। इन लोगों ने मिलके पूरे बिहार को 2005 के पहले लूटा था। और देखिए, इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जनता के बीच जाकर अपनी बातें, अपनी वादे गिनवाए जा रहे हैं। और इसी बीच कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के अंतर्गत जब सहरसा जिले पहुंचे और वहां पर जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, लेकिन उसके बाद वो मंदिर भी गए। जिस मंदिर में वो पूजा अर्चना करने पहुंचे, उनके निकलने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया और ये कहा कि उनके आने से ये मंदिर अपवित्र हो गया। यात्रा के दौरान बुधवार को कन्हैया कुमार सहरसा जिले के बनगांव के दुर्गा मंदिर गए। यहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। कन्हैया कुमार के कार्यक्रम को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कुछ युवाओं ने मंदिर को गंगा जल से धोया। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी के नेतृत्व में युवाओं की टोली ने पूरे मंदिर परिसर और भाषण स्थल को रगड़ रगड़ कर गंगा जल से धोया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप है। अभी ये आरोप कन्हैया कुमार से हटा नहीं है और ऐसे में मंदिर आने से ये जगह अपवित्र हो गई। विरोध करने वाले लोगों का ये भी आरोप है कि कन्हैया कुमार देश और धार्मिक मुद्दों पर भी विवादित बयान देते हैं। बिहार में नेताओं के दौरे के बाद पहले भी मंदिर को गंगा जल से धोया गया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर को गंगा जल से युवाओं की टोली के द्वारा धोया जा रहा है। और कल मंदिर गए थे कन्हैया कुमार, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को सुनने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब वो मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तो इस मंदिर को कैसे गंगा जल से धोया गया, इसे पवित्र किया गया। युवाओं ने कहा कि इस तरह के विवादित बयान देने के बाद जब कन्हैया कुमार यहाँ पहुंचते हैं तो ये जगह अपवित्र हो गई और इसीलिए हम इसे धो रहे हैं। और इसी बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशाला बना रहे हैं, लेकिन हमें सुगंध पसंद है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, और इसीलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। बीजेपी को दुर्गंध पसंद और इसीलिए वो गौशाला बनाते हैं और हमें सुगंध पसंद है और इसीलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। और इसी बीच पटना यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी में आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले लगातार मारपीट के मामले हो रहे हैं। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि महिला प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई, जिसके अंतर्गत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 और आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। सीसीटीवी में आरोपियों की पहचान हुई, जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट का एक बार फिर से मामला सामने आया है। पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महिला प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई और उसके बाद
इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, अभी कुछ ही दिन पहले पटना विमेंस कॉलेज के बाहर गोलीबारी की घटना हुई और अब महिला प्रत्याशी के साथ मारपीट, ये क्या हो रहा है? देखिए, इसमें 3 घटनाओं का मैं प्रमुखता से जिक्र करना चाहूंगा। जिस समय चुनाव की घोषणा की गई, छात्र संघ चुनाव की, उस समय पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस में बम ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद पटना विमेंस कॉलेज में फायरिंग हुई और कल केवल एक महिला प्रत्याशी के समर्थक के साथ मारपीट नहीं हुई थी, बल्कि एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ भी बर्बरता से पिटाई की गई, गाली गलौज किया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर पटना के पत्रकारों ने नाराजगी जताई थी। डीजीपी तक को यह घटना की सूचना दी गई थी और पटना एसएसपी ने अभी से थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी दी है कि इसमें 9 लोग पकड़े गए, इसमें 7 को अरेस्ट किया गया है और 2 अन्य लोग जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान की गई और निश्चित तौर पर एसएसपी ने कहा कि जो भी कल्पित होंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न केवल एक महिला प्रत्याशी के समर्थक के साथ मारपीट की गई थी, बल्कि एक निजी चैनल के जो पत्रकार वहां केवल कवरेज करने गए थे, निहत्थे थे, वहां जो घटना हो रही थी उसको कवर कर रहे थे, उनके साथ भी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन पटना पुलिस ने लिया है और इस पूरे मामले में 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इन 7 लोगों की अरेस्टिंग हॉस्टल से हुई है। यानी हॉस्टल के में जो अनसोशल एलिमेंट है, एक बार फिर से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और एसएसपी ने कहा कि जो भी और इसमें कल्पित पाए जाएंगे सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी वाकई संजय, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए कर रखे हैं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना यूनिवर्सिटी से बता रहे थे। और चलिए अब आपको सीधे बिहार विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त हंगामे की तस्वीर सामने आई है। आज सदन का आखिरी दिन है और सदन के भीतर क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। बैठिए रामबली बाबू, बैठिए। बैठ जाइए, बैठिए 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 आप सदैव जी बैठिए, सदैव जी बैठिए ना। अरे बैठिएगा तब ना, बैठिए। कोई धमका नहीं रहा किसी को, बैठिए। कोई किसी को नहीं धमका रहा, बैठ जाइए बैठ जाइए। वीरेंद्र जी पूरा पूछिए। मेरा पूरक वही है, सब खड़े होएगा तो नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ मंत्री, प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिए। ये महोदय मैं यही चाह रहा हूँ कि मंत्री जी जो है जिस संसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए पहले वो क्षमा मांगे। हम ये कहना चाहेंगे महोदय, जिस संसदीय भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया यह संसदीय भाषा नहीं है महोदय। और सरकार के पास आबिदुर रहमान कुमार सलंगर पूरा पूछिए। सलंगर जी उठिए। आबिदुर साहब खड़े होंगे। आबिदुर रहमान जी पूछिए, पूरक माइक पर बोलिए। पूछता हूँ पूरक पूछिए। उत्तर नहीं मिला है। बैठ जाइए। माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग उत्तर पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बोल रहे हैं पदाधिकारी को उत्तर दे रहे हैं। आबिदुर साहब उत्तर दे रहे हैं। उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 2 समाहर्ता अररिया के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्चियों में जमाकर्ता का उल्लेख नहीं रहने के कारण राशि हस्तांतरण का स्रोत या उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। जिला स्तर पर गठित जांच समिति को अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि स्वयं द्वारा जमा की गई है। खंड का अंचल अधिकारी रानीगंज के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड पहले करना चाहिए हुजूर, क्योंकि करोड़ों का घोटाला कर चुका है ये। तो आपको हमने बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें दिखाई, जहां किसानों के मुद्दों को लेकर संग्राम मचा हुआ है। कार्यवाही फिलहाल लगातार जारी है और ये तस्वीर आज बिहार विधानमंडल के आखिरी दिन की तस्वीर है, जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दे रहे हैं, शांति बना रखिए, शांति बनाइए। दे रहे जवाब, शांति। बैठ जाइए महोदय
बढ़ते आगे, अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां भासा के द्वारा बुलाई गई डॉक्टर्स की हड़ताल का असर यहां पर नहीं देखा जा रहा है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इसका असर नहीं देखा जा रहा है। सभी ओपीडी में डॉक्टरों की तरफ से जो सुविधा है वो मरीजों को दी जा रही है। ओपीडी सेवा बंद करने के ऐलान के बावजूद लोगों का इलाज जारी है। मरीज बड़े आराम से ओपीडी में दिखा रहे हैं। द्वारा पूरे बिहार में ओपीडी सेवा को 3 दिनों तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर जो है भासा के द्वारा ये ऐलान किया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा हो और वेतन को लेकर, और जो डॉक्टर जो हैं गृह जिला में उनकी तैनाती करने को लेकर जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। वहीं अभी हम हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हड़ताल का है कोई असर नहीं है, और मरीज जो है आराम से जो है यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं, और डॉक्टर भी लगातार यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लगातार जो है मरीजों को देखा जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है, दवा दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग के द्वारा यहाँ पर इलाज लगातार किया जा रहा है? जी हाँ। जो स्ट्राइक का जो ऐलान किया गया था उसका कोई असर नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं, आप लोग इलाज कर रहे हैं? जी। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है डॉक्टर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन स्ट्राइक को लेकर जो है नहीं है, और ओपीडी सेवा जो है यहाँ पर बहाल है, और मरीज जो है लगातार जो है कतार में लगकर जो है अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, और डॉक्टर भी उन्हें जो है लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो स्ट्राइक का ऐलान भासा के द्वारा किया गया है उसका कोई असर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में देखने को नहीं मिल रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और ये तो आपने भागलपुर की तस्वीर देखी, लेकिन इससे ठीक विपरीत गोपालगंज की तस्वीर नजर आ रही है, जहां ओपीडी सेवाएं ठप होने की वजह से मरीज बेहद परेशान हैं। दूर दराज से आए मरीजों को डॉक्टर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से सुबह से ही मरीज इलाज कराए बिना लौट रहे हैं। जिले भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया है, और डॉक्टर्स की हड़ताल पर होने की वजह से सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। गोपालगंज के सदर अस्पताल समेत तमाम स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इस वक्त ओपीडी कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं। तमाम ये डॉक्टर हैं जो इस वक्त ओपीडी कार्य का बहिष्कार करके आंदोलन पर उतरे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से उनकी अटेंडेंस जो बन रही है, इसका सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है, और जिलाधिकारी की ओर से बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा भव्या ऐप के जरिए जो मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका भी ये डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। साथ ही आवासीय सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इलाज करा खतरा माइल बनी अपना लड़की के, अब बड़ी दर्द माथा में डॉक्टर का पता नहीं है। हम आधा घंटा से घूमत रही में, डॉक्टर नहीं मिले ना। क्या कहा रहा है? हड़ताल करे बोलो। हाँ, बच्चे का इलाज कराए हैं, अभी डॉक्टर नहीं बैठे हैं। डॉक्टर नहीं मिले हैं ना। फिर आप लोग क्या करेंगे? तो इंतजार करेंगे कुछ मिनट, 5-10 मिनट। डॉक्टर नहीं मिले हैं ना, अभी नहीं मिले। क्या नाम? यहाँ स्पष्ट कर दूंगा कि हम लोग हड़ताल पे नहीं हैं। हम लोग सिर्फ ओपीडी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, बाकी सारा काम अस्पताल का पूरे ज़िले में चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ है, ये बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ का जो राज्य इकाई है वहाँ सर्वसम्मत फैसले से किया गया है, और इसमें विरोध हम कर रहे हैं कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो करके हमारी तरफ नहीं देख रही कि हमारी क्या समस्याएं हैं। सिर्फ डाटा खेल रहे हैं, और पूरे पब्लिक को, बिहार के भी और बाहर के भी, उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ सरकारी डॉक्टर को न रहने की सुविधा है, न समय से वेतन दिया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी बायोमेट्रिक के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी भाव्या के नाम पे। इतना सारा मरीज देखा जा रहा है, देख कौन रहा है? अगर डॉक्टर नहीं देख रहा तो क्या जाली जा रहा है? ऐसे में जो सदर अस्पताल के मरीज हैं वो परेशान हैं, और सुबह से ओपीडी में इलाज कराने के लिए इधर उधर भटक कर रहे हैं। इस वक्त ओपीडी वार्ड में डॉक्टरों ने बहिष्कार कर दिया कार्य का, और मरीज जो है वो लगातार परेशान नज़र आ रहे हैं। ये 3 दिनों का हड़ताल है, और आज पहला दिन है। 29 मार्च तक डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम दिया था पहले से ही, और आज से डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।
और इसी बीच गया से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां दारोगा ने गोली मारकर की है खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी है गोली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गया से, जहां दारोगा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। गोली लगने से एसआई नीरज कुमार की मौत हो गई। पुलिस लाइन के पास पार्क में खुदकुशी की है। खुदकुशी के कारणों का पता कर रही है पुलिस। लखीसराय के रहने वाले थे नीरज कुमार। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस लाइन के पास पार्क में खुदकुशी की यह घटना हुई है, क्या पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई जांच पड़ताल में जानकारी अब तक निकलकर सामने आ पाई? देखिए, अभी जो है उनके जो परिजन है वो लखीसराय से यहाँ पहुंचे हैं और उनको ये साफ करना है कि ये करीब 45 दिनों की छुट्टी के बाद जो है वो 2 दिन पहले जो है वो यहाँ पुलिस स्टैंड में आए थे और उनका जो ड्यूटी था वो मुफस्सिल थाना में था। उनका परिवार का कहना है कि ये पढ़े लिखे थोड़ा सा कम थे और जो है ये एएसआई थे और बावजूद जो है इनको अनुसंधान के लिए जो है वो लिखा पढ़ी के लिए इनको बार बार दिया जाता था, लेकिन वो बार बार मना करते थे कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमें दूसरे काम दे दिया जाए। इसको लेकर के वो काफी दिन से तनाव में थे और यही वजह जो शुरुआती तौर पर जो लग रहा है कि वो बीती देर रात जो है वो अपने बैरक से ठीक सामने जो है वो पार्क है और पार्क में जो है वो खुद को अपने सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मार दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी जो है आज जो अहले सुबह जो है वो जब कुछ जो पुलिसकर्मी जो पार्क में टहलने के लिए गए थे तब वो उनको देखा गया कि वो जो है वो पार्क में जो है मृत पड़ा हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर के मौके पर डीएसपी 2 है धर्मेंद्र कुमार जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और पूरी मामले को है वो छानबीन कर रही है और छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या है। जी वाकई एलन, देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में और क्या वजह निकलकर सामने आती है और परिजन क्या कुछ बताते हैं। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईपीएस विकास वैभव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस विकास वैभव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। नोएडा के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, आईपीएस विकास वैभव की तबीयत बिगड़ गई और फिलहाल उन्हें नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस विकास वैभव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, नोएडा के एक निजी अस्पताल में फिलहाल वो इलाजरत हैं और जल्द ही स्वस्थ हों इसकी कामना हम भी करते हैं। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो आईपीएस विकास वैभव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और इसीलिए उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। नोएडा के एक निजी अस्पताल में फिलहाल वो इलाजरत हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में फिलहाल उनका इलाज जारी है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला एएसआई सस्पेंड हो गई है। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं के साथ इनकी साठगांठ की खबर थी और इसी की जब जांच पड़ताल की गई उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। शराब तस्करों से साठगांठ से जुड़ा हुआ मामला है। उत्पाद आयुक्त ने सस्पेंड किया महिला एएसआई का। ये वायरल हुआ था ऑडियो और एक व्यक्ति को फंसाने की धमकी दे रही थी, जिसके बाद इस ऑडियो के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई है और महिला एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी बीच बोकारो से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की गई है। बोकारो से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई टीम के साथ मारपीट हुई है। आपको बता दें कि हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास की गई है मारपीट। धनराज चौधरी रिकवरी एजेंट को पकड़ने पहुंची थी धनबाद एंटी करप्शन की टीम और पकड़ने के बाद गाड़ी में बैठकर जा रही थी पूछताछ के लिए और इसी दौरान कुछ लोगों ने आकर सीबीआई की टीम के साथ मारपीट की। एक वीडियो सामने आया जिसमें लोग गाड़ी पर बैठे सीबीआई अधिकारियों को उतारने की बात कर रहे हैं और इसके बाद सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरते ही लोगों के साथ हाथापाई करने लगे। सीबीआई एंटी करप्शन की टीम पर कल सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास हमला कर अधिकारियों को घायल किया गया था। इस मामले में एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में यह दिख रहा है
कि कुछ लोगों ने सीबीआई की गाड़ी में बैठे अधिकारियों को नीचे उतरने को कहा। इस दौरान जब बात हो रही थी तो सीबीआई के अधिकारी गाड़ी से उतरे और सीधे हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने ऑफ द कैमरा बताया है कि जब सीबीआई की टीम धनराज चौधरी को लेकर जा रही थी मौके से, तब लोगों ने समझा कि कोई व्यक्ति को किसी के द्वारा किडनैप किया जा रहा है। इसी का विरोध लोगों ने किया। उसके बाद यह घटना घटी है। जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है, हम कह सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारियों ने अगर संयम से काम लिया होता और अपना परिचय लोगों को दिया होता तो इस तरह की घटना बोकारो में नहीं होती और बोकारो सुर्खियों में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि यह वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले की जांच किस प्रकार करती है और क्या जो दोषी लोग हैं वो जल्द गिरफ्तार होंगे या फिर जो वीडियो की है विवेचना होगी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग हैं वो लोग अधिकारियों को उतरने की बात करते हैं, गाड़ी रोकने की बात करते हैं और इसी दौरान जो सीबीआई के अधिकारी हैं और कर्मी हैं वो दौड़ के आते हैं। उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को किस प्रकार लेती है और सीबीआई को भी इस मामले को समझने की जरूरत है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।